गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबका HICS के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग फाउंडेशन वाइज के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इस मॉडर्न हिस्ट्री में प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो सिलेबस है उसके क्लासिफिकेशन, और उस क्लासिफिकेशन के पश्चात शुरुआत करेंगे हम लोग आज। तो सबसे पहले अगेन सही बच्चे को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और 3 पार्ट्स है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया था, लेकिन वो बताया मैंने स्ट्रेटजी बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, और आज बताएंगे जो शुरुआत करेंगे वो किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले आप इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत देखिएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको, बस फिर से क्विक जो है बता दूं रिवीजन। हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री को जब भी आप पढ़ी, यानी आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत को जब भी आप पढ़ने का काम करें तो उसके अंतर्गत क्या करें, कुछ यूनिट्स में आप डिवाइड करें, जिससे यह पता चले कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे कैसे ग्रेजुअली जो है भारत का मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुआ। तो सबसे पहले आप जब शुरुआत करोगे तो वो करोगे अराइवल ऑफ द यूरोपियन, अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। अब यहाँ अराइवल ऑफ द यूरोपियंस यानी यूरोपियनों का आगमन। जनरली बच्चे पढ़ते क्या है, इससे आगे से पढ़ते हैं कि बंगाल जो है उसके किस प्रकार से बक्सर पलासी हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुआ। तो थोड़ा सा पीछे आ जाओ और पढ़ो यहाँ यूरोपियनों का आगमन, यूरोपियनों का आगमन। अब आप बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि भारत में जो यूरोपियन आए वो जैसे सबसे पहले पुर्तगाली है ना, पुर्तगीज, पुर्तगीज के बाद डच, ब्रिटिश, डेन, डच, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये है बेटा। तो सबसे पहले जो है इंडिया में जो आए वो है पुर्तगीज, डच, फिर ब्रिटिश, डेन, फ्रांसीसी। जानते हैं आप, मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ इसको, मतलब पहले आप बस 10 मिनट के अंदर एक क्विक देख लो कि पढ़ना क्या है। अब इसमें जो है सबसे डोमिनेंट कौन था, हु वॉज द मोस्ट डोमिनेंट, या हु वेयर द मोस्ट डोमिनेंट यूरोपियंस इन इंडिया इन 17th 18th सेंचुरी। तो सबसे जो मेन था वो एक था ब्रिटिश और एक था फ्रेंच। इसको आप लिख लेना। और दोनों के बीच क्या हुआ, कर्नाटक वॉर। क्या है बेटा, कर्नाटक वॉर। ये आपका काम है ध्यान देने के लिए, तो एकदम लिख लेना। जैसे मैं आगे पढ़ाता रहूंगा तो आपको पता चलता रहेगा कि पढ़ना क्या है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। सेकंड जो है इसके बाद जब ये जीत गया तो कौन जीता इसमें, ब्रिटिश। यानी ब्रिटिश डिफीटेड द मोस्ट प्रोमिनेंट यूरोपियन पावर्स सच एज Dutch and French, and after that
ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, सेकेंड यूनिट में जब देखोगे कि फ्रेंच एंड ब्रिटिश वेयर द मोस्ट डोमिनेंट पावर इन इंडिया, दोनों जो है सबसे शक्तिशाली जो है यूरोपियंस थे, और दोनों में कौन जीता, ब्रिटिश। देन ब्रिटिश established their empire in इंडिया। या ब्रिटिश, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसको, ये ऐसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे बता रहे हैं आपको, या इसको ऐसे कर लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। एम्पायर इन इंडिया, इट मीन्स भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। जरा ये बताओ, जब ब्रिटिश जब वो जीत जाएगा बेटा साम्राज्य की स्थापना, जब वो जीत जाएगा तो जीतने के बाद क्या करेगा आप बताओ। जब वो जीतेगा तो वो जो यूरोपियंस पावर है उसे में सबसे शक्तिशाली था, तो फिर इंडियन जो रीजनल पावर है जैसे बंगाल, मराठा, सिख, वे लोग अपोज करेंगे ना। शुरू में जो हम लोगों को क्या लगा कि जितने भी यूरोपियंस हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं, चाहे वो फ्रेंच हैं, चाहे वो पुर्तगीज हैं, ये सारे जो है क्या है, ये ऑल वेयर द ट्रेडर्स। इन इनिशियल स्टेज दे वेयर द ट्रेडर्स, ये व्यापारी थे। बट बाद में क्या हुआ, इन्होंने यहाँ अपनी सुप्रीमेसी, ट्रेडिंग सुप्रीमेसी कह सकते हैं आप, या इकोनॉमिक सुप्रीमेसी के लिए एक जो है प्रयास किया और ब्रिटिश जीता। अब इंडियन रीजनल पावर्स जो है अपोज्ड, सच एज बंगाल, मैसूर, सिख, मराठा, सिख, ये चार है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट रीजनल पावर्स इन इंडिया ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, बट दे वर डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन 18th सेंचुरी। ये सब क्या हुए, ये ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा क्या किए, पराजित किए गए इन 18th सेंचुरी। हमें ये पढ़ना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जो है क्या है उसका, जाट, अवध, केरला है ना बेटा, राजपूत। ये एनसीईआरटी में वेस्ट करके पढ़ा जाएगा। आपका काम है एनसीईआरटी जो है उसको आधार बनाना है हम लोगों को, ठीक है बेटा। इसको तो ये है सेकेंड यूनिट, आप इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो। इससे क्या होता है कि जब अभी हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट आज से, तो एक पता चलेगा कि पढ़ना क्या क्या है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हम लोग, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे, अब थर्ड यूनिट में क्या होगा आपके दिमाग में होगा, थर्ड यूनिट में क्या है, ये तो हो गया सेकेंड, दो यूनिट, यूनिट थर्ड, एक में आया और एक में पराजित किया। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है बेटा। भारत में ब्रिटिश नीतियां, कोई दिक्कत। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई भी जीतेगा, जैसे ब्रिटिश इंडिया में जीत गया, अब वो क्या करेगा, वो इंडिया के अंदर करेगा क्या, वो अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश करेगा। पहले तो
उसको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके लिए चाहिए रेवेन्यू। तो सबसे पहले रेवेन्यू चाहिए ना, तो क्या लाएगा? इकोनॉमिक पॉलिसीज। क्या होगा इसका? आर्थिक नीतियां लाएगा। अगर मान लिया जाए वो जीतता है सबको हरा कर, तो सबसे फर्स्ट में क्या होगा बेटा? आर्थिक नीतियां। अब पढ़ते हो ना, जैसे आर्थिक नीतियां में क्या लाया? लैंड रिफॉर्म या लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू रिफॉर्म, इसको क्या कहेंगे? भू राजस्व। देखो बेटा, उन्होंने भारत में लैंड रिफॉर्म किया, बस सिंपल सिंपल, जैसे आप देखते हो ना, परमानेंट सेटलमेंट, सेटलमेंट यानी अस्थाई बंदोबस्त। हम लोग पढ़ते हैं ना, इसमें अस्थाई बंदोबस्त किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, यानी उसने सबसे पहले आके यहाँ पे सेकेंड यूनिट में स्थापित किए अपने साम्राज्य को, और तत्पश्चात यानी देयर आफ्टर इसने लाए डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय ब्रिटिश एम्पायर। विभिन्न प्रकार के नीतियों का प्रतिपादन किया गया, और सबसे पहले लाए आर्थिक नीति, जिसमें भू सुधार किया, जैसे परमानेंट सेटलमेंट लाए। दक्षिण भारत में क्या लाए? रैयतवाड़ी। आप सुने होंगे रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है ना। और फिर हुआ महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी व्यवस्था, इसको आप नोट कर लो। ये तो हुआ एक केवल लैंड रेवेन्यू में। दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या लाया? ये हो गया इकोनॉमिक पॉलिसीज में है ए। इसमें फिर लाया क्या? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब वो कैश क्रॉप्स को, मतलब जो है कृषि का वाणिज्यीकरण। ड्रेन ऑफ वेल्थ, पहले इतना लिख लो आप, जो पढ़ना है हमें। निष्कासन, ये कृषि के वाणिज्यीकरण जो है, जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे इसमें कि हम लोग मोटे अनाज के जगह पे हम लोग किसका प्रोडक्शन किए? अंग्रेजों ने किया अपने लिए। जैसे कॉटन को प्रमोट, कॉटन पहले भी होते थे, ऐसा नहीं है। कॉटन, जूट, टी, जो कैश क्रॉप होते हैं उनको जो है प्रमोट किया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है भारत से बड़े पैमाने पर ब्रिटिश ने क्या किया, जो फूड ग्रेन्स है, कैश क्रॉप्स हैं और पैसे हैं, यहाँ से बाहर गया और कुछ आया नहीं उसके बदले में। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये मतलब इसके इकोनॉमिक पॉलिसीज जो पढ़ेंगे हम लोग, तो उस इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो है पहला पार्ट पढ़ेंगे, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, फिर पढ़ेंगे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ड्रेन ऑफ वेल्थ, फिर आगे क्या पढ़ेंगे देखना आप। हाँ, अब आगे देखना बेटा क्या पढ़ेंगे। हाँ, यहां देखना, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज में। हाँ, अब देखना, एक इकोनॉमिक पॉलिसी में जो पढ़ेंगे आगे, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स यानी हस्तशिल्प का पतन, हस्तशिल्प का पतन। यानी ब्रिटिश के पॉलिसीज के वजह से हमारा हस्तशिल्प जो है, नगरीय हस्तशिल्प, अर्बन हैंडीक्राफ्ट्स का डिक्लाइन हुआ। फिर पढ़ेंगे क्या? रेलवे,
फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज में? अकाल, फेमाइन, अकाल। फिर बेटा क्या पढ़ेंगे हम लोग? और एक लास्ट जो पढ़ना है हम लोगों को, वहां से भी सवाल आते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में सीमित ये देखना बेटा, भारत में सीमित औद्योगिकरण, ठीक है, ये था आपका जो विभिन्न डिफरेंट पॉलिसीज विच वर इंट्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इन इंडिया आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर एम्पायर। एंड फर्स्टली he introduced their economic policies and thereafter he introduced cultural policies। और इसके पश्चात क्या हुआ ये लिख लो आप पहले। अब इसके पश्चात उसने भारत में क्या अपनाया? अब देखिए दूसरा है बी। बी में अभी हम लोग ए देखे थे, अब है बी, यानी विभिन्न पॉलिसीज में ही दूसरा है क्या? सांस्कृतिक नीति, सांस्कृतिक नीतियां। सांस्कृतिक नीतियां में क्या होगा बेटा? आ जाएगा, ध्यान देना, वेस्टर्न एजुकेशन, जैसे कल्चरल, कल्चरल पॉलिसीज, इसमें होगा वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने लाया पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा। अब देखो अंग्रेजी शिक्षा जब उन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो आपको लगता है कि वो अपने लिए किया, हमारे लिए नहीं किया। उनको चाहिए था क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इस वेस्टर्न एजुकेशन से क्या हुआ? इमरजेंस ऑफ, नोट डाउन करते रहना बेटा, अर्बन मिडिल क्लास। क्या होगा बेटा? शहरी मध्यम वर्ग का उदय। जैसे वकील, आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, वकील यानी एडवोकेट, जर्नलिस्ट पत्रकार, टीचर, ये सब क्या है? ये इनके एजुकेशन से मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ। फिर देखिएगा जो चीजें आई निकलकर, यही फिर इन्होंने प्रेस का भी डेवलपमेंट किया। प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। प्रेस सबसे पहले इंडिया में लाया था पुर्तगीज। प्रेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पुर्तगीज इन इंडिया बट लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश द्वारा विकास किया गया इसका। और मिडिल क्लास का जब उदय हुआ तो इसने क्या लाया इंडिया में? सोशल, रिलीजियस, देखो कैसे जुड़ा हुआ है सब चीज। अब कहते हो ना सर अगर तुरंत शुरुआत कर देते हैं, शुरुआत आज ही करेंगे, लेकिन ये इससे एक खाका तैयार हो जाएगा, एक सीक्वेंस। अब देखो क्या करेगा, हमेशा किसी भी देश में जो मिडिल क्लास होता है, मिडिल क्लास, they always reforms या they always started to reform in their society, they always lead। वो हमेशा न केवल नेतृत्व करता है, सुधार करता है, बल्कि जितने भी परिवर्तन है वो परिवर्तन की जो शुरुआत है वो हमेशा होता है किसी भी देश में मिडिल क्लास के द्वारा। ये ध्यान देना। तो क्या करेगा ये मिडिल क्लास? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म। क्या करेगा बेटा? मूवमेंट। यानी ये हो गया बी। बी में क्या है? पहला इकोनॉमिक पॉलिसीज था डिफरेंट ब्रिटिश पॉलिसीज के अंतर्गत।
दूसरा सांस्कृतिक नीतियां, इसको लिख लेना। चलिए लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, फिर लाएगा सी में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जैसे जितना भी है एक्ट वगैरह देखते हो ना, पढ़ेंगे हम लोग, संवैधानिक सुधार, उसको पढ़ेंगे। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, ये मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटिंग, सुने होंगे आप लोग, एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है बेटा, अधिनियम भी कहते हैं एक्ट को हिंदी में, पिट्स इंडिया एक्ट। ये तो हो गया संवैधानिक विकास। डीप पढ़ेंगे हम लोग फॉरेन पॉलिसी, अंग्रेजों की विदेशी नीतियां क्या थी, विदेशी नीतियां देखो, अलग अलग देशों से जो लड़ाइयां वगैरह हुआ या अच्छे समझ, जैसे नेपाल, नेपाल के साथ देखेंगे, म्यांमार, जैसे देखेंगे अफगानिस्तान, जैसे देखेंगे सिंध, तिब्बत, है ना, यहां बर्मा भी लिख सकते हो, बर्मा था उस समय, नाम बर्मा था, अफगानिस्तान, सिंध, इसको लिख लो। मतलब ये भी हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना, इसको आप लिख लेना। पहला यूनिट में क्या पढ़े, एकदम पीछे रिकॉल भी करते रहो, ऐसा नहीं है कि आगे पढ़ते रहो। ब्रिटिश और बहुत सारे यूरोपियंस आए ट्रेडिंग के लिए, एक आदमी जीता उसमें, कर्नाटक वॉर में फ्रेंच को हराकर ब्रिटिश। सेकेंड यूनिट में क्या देखा हमने, वो लोग आए तो इंडियन जो पावर है, रीजनल पावर, वो उनका क्या किया, अपोज किया। और थर्ड में जब वो जीत गए तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए, अलग अलग पॉलिसीज, इकोनॉमिक, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉरेन। अब देखो तीसरा, अब इसी में एक और देख लेंगे, जैसे उन्होंने और भी पॉलिसीज लाया, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, ABCDE पॉलिसीज, प्रशासनिक नीतियां, दूसरा देखना इन्होंने क्या लाया, जैसे सिविल सर्विस, फिर लाया मिलिट्री, जुडिशियरी, ये इतना है, न्यायिक, जैसे सैन्य सुधार किया उन्होंने, ये है बेटा पॉलिसीज में। एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल, मिलिट्री, जुडिशियरी, ये सारी चीजें थी। अब देखना हम लोग क्या देखा, 3 यूनिट देख लिया। अब देखना चौथे यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम लोग,
इन नीतियों के कारण, इन नीतियों के कारण, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो और उनके अलग अलग नीतियों के कारण हमारे यहाँ जो वर्ग थे, डिफरेंट क्लास, जैसे मान लिया जाए आपने सुना होगा 1857 की क्रांति हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति हुई वो ऐसा नहीं है कि केवल चर्बी वाले कारतूस की वजह से हुआ, ना ना ना। कोई भी घटनाएं जो होती है या परिवर्तन या विरोध, वो बेटा एक दिन में नहीं होती है। वो जो 1857 की क्रांति थी वो एक दिन में नहीं हुआ, वो बहुत सारे समय लेते हैं। जैसे उसको सोशल रिफॉर्म, सोशल कल्चरल जो रीजन थे वो भी थे, कल्चरल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक रीजन भी थे। यानी उन्होंने जो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किया वह पॉलिसीज भी कारण थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे चौथा में, जैसे पढ़ेंगे म्यूटनी, सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857, 1857 का सिपाही विद्रोह, क्रांति भी कह सकते हैं, पढ़ेंगे क्रांति था, विद्रोह था, सिपाही विद्रोह। ठीक है बेटा, पढ़ेंगे विद्रोह क्रांति क्या है, फिर पढ़ेंगे पीजेंट मूवमेंट यानी कृषक विद्रोह, फिर पढ़ेंगे बेटा ट्राइबल रिवोल्ट यानी जनजाति विद्रोह या जनजाति आंदोलन भी कह सकते हो, चलो ट्राइबल मूवमेंट। इसके बाद देखना लेबर मूवमेंट क्या होता है बेटा, मजदूर आंदोलन। ये आदि मतलब ये पढ़ेंगे हम लोग चौथे यूनिट के अंदर, यूनिट 4, यूनिट 4 लिख लेना। यूनिट 4 अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। हम लास्ट जो यूनिट है महत्वपूर्ण वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय, देख लिए किस किस प्रकार से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन पे आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले क्या होगा, और भी कारण थे लेकिन सबसे इंडियन नेशनल अब जरा सुनना ध्यान से, पहले वेस्टर्न एजुकेशन आया और ये वेस्टर्न एजुकेशन से क्या हुआ, मिडिल क्लास, और यही मिडिल क्लास क्या लाया भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन। 3 फेज है इसका, आप पढ़े होंगे। पहले क्या है, उदारवादी, उग्रवादी आंदोलन, उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट है लाल बाल पाल, इसमें उदारवादी लोग थे, ओल्डर एज लोग जो बहुत लिबरल थे।
ये 1905 से 1920। चलिए इसको नोट डाउन ये पढ़ना है हमें यूनिट 5 में। यूनिट 5 में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट में हम लोग देख लेंगे, ऐसे देखते ही हैं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। यूनिट 6 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस पेंडेंस क्या होगा बेटा? स्वतंत्रता के पश्चात भारत। तो कब से कब होगा? 1947 से अब तक। ठीक है, ये अब तक मतलब मेन 64 होगा, लेकिन इसके बाद भी मेजर जो पार्ट से वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है 6 यूनिट में हम लोग डिवाइड किए, यानी इंडियन जो मॉडर्न इंडिया ऑफ सिलेबस ऑफ मॉडर्न इंडिया वाज डिवाइडेड या इज डिवाइडेड इनटू 6 यूनिट्स। 6 भाग में हमने बांट दिया और एक एक करके हम लोग अब देखेंगे कि वो 6 भाग क्या क्या है। ठीक है, पहला यूनिट हमारा क्या था? पहला यूनिट क्या था? अराइवल ऑफ यूरोपियनों का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री यूरोपियनों के आगमन से। यानी आपका पहला सिलेबस जो है वो आज से शुरू हो रहा है। हमने बता दिया कैसे क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। 6 यूनिट को पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि सबसे पहले भारत में आया जैसे पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश, डेन्स, हो गया। लेकिन आपके मन में यह सवाल होना चाहिए कि सबसे पहले पुर्तगाली क्यों आए और आए भी तो क्यों आए? Why firstly Portuguese came in India and what were the reason, major reason that Europeans came in India in last decade of 16th century, 15th century, last decade of 15th century। ये 1498 में जब आए, 15वीं शताब्दी के लास्ट में क्यों आए इंडिया में? उसके पहले क्यों नहीं है, उसके बाद में क्यों नहीं है? ये जो है आपके लिए एक सवाल है। तो सबसे पहले आप एक बैकग्राउंड को देखिए। बैकग्राउंड ये है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। ये है साउथ अमेरिका है अभी, और ये है नॉर्थ अमेरिका इसके ऊपर। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये देख रहे हैं, नॉर्थ कट गया है और ये साउथ। समझ गया आ गया? यानी ये नॉर्थ और ये साउथ, ये है अफ्रीका और ये ऊपर है यूरोप। क्या है? यूरोप, देख रहे हो? और यहां पे क्या है? स्पेन और फ्रांस है ना, सॉरी स्पेन और पुर्तगीज यहां पे है ना, लिस्बन लिखा हुआ है। और ये है इंडिया, एशिया में ये है इंडिया। ध्यान दे रहा होगा, वास्को डी गामा। मैं पूरा मैप से क्या मतलब है, हमें जो पढ़ना है। तो पहले देखिए, जब एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न है, तो सबसे पहले आप एंशिएंट पीरियड में देखिए
कि हमारा व्यापार कैसे होता था। क्या प्राचीन भारत में जो इंडिया है, ये भारत है, तो क्या यूरोप के साथ इसका व्यापार था? ये जो यूरोप है, तो हां, प्राचीन भारत में हम लोग क्या करते, चाइना है हमारे ऊपर, है ना चाइना, तो हम लोग क्या करते, चाइना से खरीदते सिल्क। ऐसा नहीं सिल्क इंडिया में नहीं होता, लेकिन यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड था। अब यूरोप में डिमांड है, यूरोप में डिमांड है, तो भैया जरा ये बताओ उस डिमांड को पूरा कैसे किया जाए, पूरा कैसे होगा? तो हम लोग क्या करते, चाइना से खरीदते सिल्क, और सिल्क खरीद कर हम लोग क्या करते, बेचते वस्त्र बनाकर और दूसरे चीजों को बनाकर रोमन एम्पायर को, यूरोप को, और बहुत सारा धन इंडिया में आता और इंडिया कहलाने लगा सोने की चिड़िया। सुने होंगे ना? तो हमारा डायरेक्ट व्यापार था। और व्यापार कैसे होता था प्राचीन भारत में? देखो पहले समझो, देखो पढ़ना बहुत आसान है लेकिन समझना टफ। अब पढ़ते रहो फिर भूल जाओ। तो पहले आपके मन में सवाल होना चाहिए, बहुत सारे सवाल, और धीरे धीरे करके एक एक सवाल जो है उसका आंसर मिलता जाना चाहिए। तो हम जो जाते थे, तो आपके मन में होगा कि सर जाते कैसे थे भाई, इंडिया से अगर कोई जाएगा तो जाएगा कैसे? तो एक देखो ऐसे रेड सी, ऐसे यह है ना रेड, लाल सागर, और एक है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। ये देखो लाल सागर जो है और फारस की खाड़ी, दो मार्ग है गल्फ ऑफ पर्सिया। लेकिन जो फारस की खाड़ी है वो सही उससे ज्यादा होता था, क्योंकि लाल सागर में कोहरा ज्यादा था। देयर वाज फॉग, मोर फॉग, फॉग समझते हैं ना, कोहरा ठंडे में जो होते हैं। तो कोहरे के कारण क्या है, बड़े बड़े जहाजों को दिखाई नहीं देता था, समय ज्यादा लगता था। तो ये लोग क्या है, व्यापार दोनों से हो रहा है, लाल सागर से और फारस की खाड़ी से, लेकिन ज्यादा हो रहा है फारस की खाड़ी से। क्यों? क्योंकि वो साफ है, लाल सागर में कोहरे ज्यादा है। और व्यापार कैसे हो रहा है? सबसे अधिक व्यापार हो रहा है रोमन एम्पायर से। यूरोप में जो सबसे डोमिनेंट एम्पायर था वह था रोमन एम्पायर, और हम चाइना से खरीदते, वहां से सामान खरीद के लाते, विशेषकर सिल्क, और अपने बनाते और बेचते यूरोप में, रोम में। लेकिन मेडाइवल पीरियड में यह व्यापार टूट गया। अब आपके मन में होगा सर एंशिएंट में तो था, तो मेडाइवल में क्यों टूटा? ये अरेबिया है, यह देखना, यहां इस्लाम का उदय हुआ, इन क्षेत्रों में इस्लाम का उदय हुआ। अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप में सुने होंगे ना, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, नाम सुना होगा। तो जब इमरजेंस ऑफ इस्लाम हुआ तो इस्लाम का धीरे धीरे विस्तार हो गया इन क्षेत्रों में, ये सारे क्षेत्रों में इस्लाम का विस्तार हो गया। और अरब के जो व्यापारी हैं वो अरब सागर पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब जरा बताओ, क्या इंडिया के व्यापारी इधर जा सकेंगे? डायरेक्ट नहीं। लेकिन ये चलो, इससे भी महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ, यहां था रोमन एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। तो बाद में क्या हुआ, रोमन साम्राज्य का एक व्यक्ति रेशम बनाने की कला सीख लिया। दे लर्न हाउ टू मेक सिल्क, उपजाने का कैसे, फ्रॉम चाइनीज, चाइना के द्वारा, चाइना के किसी व्यक्ति को, वहां के लोगों को ठग कर, धोखे से, चिटिंग करके रेशम बनाने की कला सीख लिया। अब यहां का अगर कोई व्यक्ति चाइना से अगर रेशम बनाना सीख जाएगा तो उसको इंडिया से खरीदने की जरूरत होगी नहीं ना? तो दो रीजन थे। अगर आपसे पूछा जाए
कि एंशिएंट काल में व्यापार कैसे था, तो डायरेक्ट व्यापार, सुनना ध्यान से, फ्री में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट विद यूरोप या रोमन एम्पायर। दूसरा अगर पूछेगा तो बताना देयर वाज टू रूट, देयर वेयर टू रूट्स इन एंशिएंट पीरियड, फर्स्ट वाज रेड सी, सेकेंड ऑफ गल्फ ऑफ पर्सिया, लाल सागर और गल्फ ऑफ पर्सिया से था, बट गल्फ ऑफ पर्सिया वाज मोर इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉग इन रेड सी, लाल सागर में फॉग के कारण गल्फ ऑफ पर्सिया से ज्यादा होता था, चाइना से खरीद कर हम लोग डायरेक्ट बेचते थे। लेकिन मिडाइवल पीरियड में एक रोम का एक व्यक्ति चीन से रेशम बनाने की कला सीख लिया एंशिएंट में ही, जिससे उसे भारत से बड़े पैमाने पर रेशम खरीदने की जरूरत नहीं हुई। और दूसरा इमरजेंस ऑफ इस्लाम, और इस्लाम ने क्या किया, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और भारत का मार्ग ब्लॉक हो गया। व्यापार हो रहा है मिडाइवल पीरियड में, लेकिन व्यापार कैसे हो रहा है, अरब के द्वारा, मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा। हम सामान बेचते हैं किसको, मुस्लिम व्यापारी को, और ये बेच रहा है यहां, यानी ये हो गया मीडिएटर, मध्यस्थ। मिडाइवल पीरियड में डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया भारतीयों का, समझ में आ गया। यानी डायरेक्ट कांटेक्ट जो था यूरोपियनों से इंडिया का टूट गया। अब क्या हुआ मॉडर्न पीरियड में, जो हमें पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। अब देखना, मैंने इसको मिटा दिया, अब सुनना ध्यान से। ये जो एरिया है देख रहे हो यूरोप का, ये है मेडिटेरियन सी। मैप जरूर खरीद लेना आप, जो है जिस मैप का नाम होगा, और वो मैप होगा आपका, बता रहे कौन सा, ऑक्सफोर्ड मैप होगा, एटलस। अब यहां ध्यान देना, ये क्या है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और यहां जो है ये है रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर, इसको आप ऐसे भी कर लो, ये है रोमन एम्पायर, और इसका दो भाग है रोमन साम्राज्य का, ये पूरा रोमन साम्राज्य, और एक भाग है पश्चिमी रोमन एम्पायर, वेस्टर्न, जिसकी राजधानी कहाँ है, रोम, और ये है पूर्वी, और इसका है कुस्तुनतुनिया, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। 1453 की बात है, इसको देखना। ये रोमन साम्राज्य जो मैंने आपको बताया, ये दो भाग है, यूरोप के नीचे वाला भाग, एक भाग है रोम और दूसरा भाग है तुर्की का भाग कुस्तुनतुनिया। लेकिन 1453 में, ध्यान देना बेटा, ये बात है इन 1453, क्या हुआ, ये जो एरिया है इट वाज कैप्चर्ड बाय उस्मानी तुर्क। उस्मानी तुर्कों ने क्या किया, इस भाग पर अधिकार कर लिया। किस भाग पर, इस भाग पर अधिकार कर लिया। यानी भारत का डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया था, फिर भी मुसलमानों के द्वारा इन क्षेत्रों से व्यापार होता था। हमने क्या बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है यहां इन क्षेत्रों से टूट गया यूरोपियनों का, लेकिन फिर भी मीडिएटर के तौर पे कौन थे, यहां के लोग थे ना, कोई दिक्कत। लेकिन यहां मंगोल का आक्रमण हो गया पूर्वी रोमन साम्राज्य पे। मैंने क्या बताया, पूर्वी रोमन साम्राज्य, एक पश्चिमी था और जिसकी राजधानी रोम, और एक है पूर्वी। और जब यहां पे अधिकार कर लेगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट, जो मतलब जो एक कांटेक्ट था वहां के अरब के व्यापारियों के द्वारा,
मुसलमानों के द्वारा जो सप्लाई होता था प्रोडक्ट्स, वह ब्लॉक हो गया। यह देखना, यानी एशिया से ब्लॉक हो गया व्यापार, पहली बात। दूसरी बात, ये मेडिटेरियन सी के द्वारा अगर चोरी छुपके थोड़ा बहुत व्यापार होता भी तो कैसे होता? स्पेन और पुर्तगाल के व्यापारियों को मना कर दिया गया था कि स्पेन और पुर्तगाल, आप कहते हो ना कि सबसे पहले पुर्तगाली ही क्यों है, सबसे पहले स्पेन का वास ये कोलंबस ही क्यों गया अमेरिका खोज करने, क्यों गया? कारण क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा ही क्यों आया, स्पेन का कोलंबस ही क्यों गया, क्योंकि ये जो पूरा रोमन एम्पायर है, ये जो एरिया है, ये दो भाग में है, एक है रोम और एक है कुस्तुनतुनिया, और इस पे अधिकार कर लिया मंगोल। अब यहां पे अधिकार करने की वजह से ये हो गया ब्लॉक सॉरी, ये ब्लॉक हो गया। अब जो प्रोडक्ट एशिया से जाता था, मसाला और दूसरे प्रोडक्ट, अब वो कैसे मिलेगा यूरोप के लोगों को? पहली बात भाई, वो सप्लाई बंद हो गया। और दूसरी बात यह है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, देखना अफ्रीका के ऊपर और यूरोप के नीचे, यहां पे दो लोगों का बहुत ज्यादा वर्चस्व है। एक जिनेवा के व्यापारी का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, और दूसरा वेनिस, इटली के वेनिस। ये दोनों व्यापारी किसी और को व्यापार नहीं करने देना चाहते हैं। सुनना ध्यान से, 1453 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, जिससे एशिया से कांटेक्ट टूट गया। दूसरा पॉइंट, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर पर जिनेवा और वेनिस के व्यापारियों का वर्चस्व है, और वो किसी और को व्यापार नहीं करने दे रहा है। तभी क्या चाहिए? पुर्तगाल और स्पेन के लोगों ने, वहां के व्यापारियों ने, वहां के राजाओं ने सोचा कि अब क्या किया जाए, नया मार्ग ढूंढा जाए, क्योंकि उन्हें पता था प्राचीन काल में भारत से हमारा व्यापार बहुत था, और भारत से मसाले आते थे, वस्त्र आते थे, और दूसरे प्रोडक्ट्स आते थे। ये वाले मार्ग से तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहां मंगोल है। तो नया मार्ग कौन होगा? या तो इधर जाएगा या इधर आएगा। समझ में आ गया क्यों आया इंडिया में? इंडिया में इसलिए आया क्योंकि 1453 में मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था और मार्ग हो गया था अवरुद्ध। दूसरी बात, आपसे आपका सवाल का हल हो गया ना कि सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल के लोग क्यों आए बाहर? क्योंकि उन्हें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा था, उन्हें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा था भूमध्य सागर से। तीसरा, 1453 में ही क्यों आया? क्यों आया 1453 में? ये 1498 में इंडिया में आया ना, तो उसका ही वजह है, बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों की खोज हो गई थी, और जानते हो प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई थी। जब जहाज बड़े बड़े हैं तो जहाजों के द्वारा कहीं भी जा सकता है, और अगर प्रिंटिंग प्रेस है, प्रेस अगर है, तो प्रेस के माध्यम से क्या होगा बेटा? उन्होंने भारत के बारे में जाना, और जाना कि प्राचीन काल में हमारा भारत से बहुत ज्यादा व्यापार था। यानी प्राचीन काल में अगर भारत से बहुत बड़े पैमाने पर हमारा व्यापार था, तो इसका मतलब यह है कि हम क्या करेंगे, फिर से उस व्यापार को शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान देना। तो हम लोगों ने शुरू किया ट्रेड विद एशिया। अब आइए, तो सबसे पहले एक व्यक्ति था भारत की खोज में निकला, स्पेन का कोलंबस, स्पेन का कोलंबस। अब वो इधर से, स्पेन से इधर आ गया और पहुंच गया नॉर्थ अमेरिका 1492 में, स्पेन का कोलंबस। तो इंडिया के बारे में सुना था कि इंडिया के लोग होते हैं सामले सामले, काले काले, ब्लैकिश, और हाइट ठीक ठाक होता है, एवरेज हाइट।
लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा उसने क्या कि यहां तो लाल लाल लोग हैं, हाइट सेम है, हाइट सेम है, लेकिन एक समस्या है कि हाइट के अलावा, हाइट के अलावा, सुनना ध्यान से, सारे मतलब जो है जैसे मतलब सारे चीज मिल रहा है। कलर जो है, जैसे इंडियन लोग ब्लैकिश थे, काले थे, वो लोग लाल हैं, बाकी चीजें मिल रही है, एवरेज हाइट वगैरह भी ठीक है और वगैरह कद काठी भी लगभग ठीक ठाक है। तो कोलंबस ने कहा कि ये इंडियंस तो नहीं हो सकते, लेकिन इंडियंस की तरह ही हैं, नाम दे दिया रेड इंडियंस। तो आज भी अमेरिका में कि जो मूल निवासी है, जो नेटिव पीपल हैं, उन्हें कहा जाता है रेड इंडियंस। आपके मन में एक सवाल होता होगा ना कि सर अमेरिका के जो निवासी हैं, वहाँ के सबसे मेन, देखो अमेरिका में सब बाहर के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं सबसे अधिक, ब्रिटेन के लोग हैं सबसे अधिक, लेकिन अगर पूछा जाए कि वहाँ के मूल निवासी है रेड इंडियंस, एंड दैट नेम वाज गिवन बाय कोलंबस इन 1492। लेकिन वे इंडिया कैसे आए? वो तो इंडिया को नहीं खोज पाया। हाउ दे रीच्ड इंडिया? अब एक व्यक्ति था कोलंबस, पुर्तगाल से चला और ऐसे 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 आया अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के नीचे से, ऐसे ऐसे इस मार्ग से, देखना कैसे, इस मार्ग से आया ऐसे। जब आया तो वो क्या हुआ, तो अब आपके मन में कि क्या पहला व्यक्ति था जो केप, उसका नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरीप, ध्यान देना, आशा अंतरीप नाम दिया गया। मैं एक बार रिवीजन करवा दूंगा अभी। इसका नाम दिया गया आशा अंतरीप। लेकिन क्या कोलंबस, ये वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम फ्रॉम दैट रूट? क्या वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था? हाँ, पहला व्यक्ति था। हालांकि इस रूट को खोजा किसने? तो आप यहां लिख सकते हो कि वास्को डी गामा, ऐसे इसको लिख लेना, वास्को डी गामा was the first person who reached India by Cape of Good Hope. वास्को डी गामा लिखना बेटा, प्रथम व्यक्ति था जो केप ऑफ गुड होप के मार्ग से भारत आया। इसको लिख लेना, प्रथम व्यक्ति था। बट दैट रूट sea route was discovered by Bartholomew. बार्थलेम्यू डियाज। लेकिन पुर्तगाली ही थे बार्थलेम्यू,
डियाज ने इसको लिख लेना, खोज की, खोज किया बार्थोलोम्यू डियाज, आया कौन? वास्को डी गामा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लेना। यानी वास्को डी गामा was the first person who reached India by that route, but he did not discover the route. This route was discovered by बार्थोलोम्यू डियाज। देखना हमने क्या बताया था, ये जो मार्ग है ये खोजा कौन? दूसरा व्यक्ति। आया कौन? वास्को डी गामा। दोनों में अंतर है। जब ये आ रहा था तो आपके मन में होगा कि डायरेक्ट आ गया क्या? नहीं, जब आ रहा था तो ये ऐसे मतलब इधर जा रहा था, इस साइड। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक, अब्दुल मनीक ये रास्ता भूल गया था वास्को डी गामा जब एक जहाज से आया कुछ अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो व्यापारियों के साथ, एक मतलब ग्रुप था, तो आया तो भूल गया और वो ऐसे जा रहा था। वो पहले क्या हुआ, कंपास की डिस्कवरी, मतलब कंपास का जो है वो खोज किया गया था, और आप कह सकते हैं कि उसके द्वारा दिशा सूचक यंत्र जो कहा जाता है, और पता किया जाता है कौन से मार्ग, जैसे पहले क्या था, मैप होता था कि इसके द्वारा ऐसे जाना है, फिर ऐसे इतना नॉटिकल, इतना वो, इतना डिग्री, तो वो लोग जाता था। लेकिन गलती से वो जा रहा था, गुजरात की ओर जा रहा था, इस साइड। तो अब्दुल मनीक ने कहा कि नहीं, कालीकट कहाँ पे है? यहाँ पे है। फिर दोबारा आया। पहली बात तो आपको क्या पता चला जो अभी तक मैं पढ़ाया? तो पहला पॉइंट, इन एंशिएंट पीरियड इंडियन ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट्स डायरेक्टली विद यूरोप एंड रोमन एम्पायर। भारत का जो व्यापार है वो प्राचीन काल में रोम के साथ और रोमन एम्पायर के साथ और यूरोप के साथ डायरेक्ट था। दो रूट था, 2 सी रूट, फर्स्ट एंड रेड सी, सेकेंड गल्फ ऑफ पर्सिया। बट गल्फ ऑफ पर्सिया वाज मोर इंपॉर्टेंट ड्यू टू फॉग इन रेड सी। रेड सी में फॉग के कारण, कोहरा के कारण, जो मतलब इंपॉर्टेंट कहिए, ये कहिए कि जो यूज में था वो था गल्फ ऑफ पर्सिया। और हम लोग क्या करते, सिल्क रूट, देयर वाज सिल्क रूट बाय विच बी परचेज सिल्क और अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स from China, and thereafter manufactured, and thereafter we sold it to Roman Empire and other countries of Europe. भारत क्या करता, चाइना से खरीदता सिल्क और कई चीज़ें, और अपने पास तो था ही बहुत सारी चीज़ें, और उसको फिर बेचता यूरोप के देशों में। हम लोग बहुत सारा गोल्ड प्राप्त करते हैं। लेकिन जब मेडाइवल पीरियड, जब एंशिएंट के लास्ट फेज आया, गुप्ता पीरियड के लास्ट में, तो एक व्यक्ति था रोम का जिसने सिल्क बनाने की कला सीख लिया चाइना से, और इस प्रकार हमें उतना जरूरत नहीं पड़ा ये रोमन को। भाई जब वो सिल्क बनाने की कला इसे सीख लेगा तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि भारत से बहुत ज़्यादा सिल्क ले। और दूसरा, इमरजेंस ऑफ मुस्लिम्स इन अरब पेनिनसुला, जब मुसलमानों का जो है उदय हुआ और इस्लाम जो है इस पूरे एरिया पे कैप्चर कर लिया, तो ये मार्ग हो गया ब्लॉक। अब मेडाइवल पीरियड में डायरेक्ट कांटेक्ट विद यूरोप वाज ब्लॉक्ड, वो अवरुद्ध हो गया मार्ग, और हम बन गए, ये अरब के व्यापारी बन गया मीडिएटर्स। वो हमारा प्रोडक्ट खरीदता और यहाँ बेचता। लेकिन जब मॉडर्न पीरियड आया तो मैंने बताया कि यूरोप जो है उसमें एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। यूरोप के नीचे साउथ यूरोप में, दक्षिण यूरोप में, मैप खरीद लेना,
या एनसीईआरटी देखना। एक है वो है रोमन एम्पायर, उसका पश्चिमी भाग मैंने क्या बताया, ये है, उसकी राजधानी है रोम, पूर्वी भाग का राजधानी है कुस्तुनतुनिया। और इसी कुस्तुनतुनिया पर मंगोलों ने, मंगोल मुसलमान नहीं थे, चंगेज खां के वंशजों ने कैप्चर कर लिया, और जिससे ये एरिया ब्लॉक हो गया, यानी साउथ, ये जो एशिया था, एशिया से कांटेक्ट खत्म हो गया यूरोप का। अब यहां पे एक मार्ग था जिसका यूज किया जा सकता था थोड़ा बहुत, उसका नाम था भूमध्य सागर के द्वारा। यह है मेडिटेरियन सी, देखिएगा यूरोप के नीचे, अफ्रीका के ऊपर। लेकिन इस मार्ग का यूज नहीं किया जा सका। क्यों? क्योंकि इस पे जिनेवा और वेनिस के व्यापारी, मैंने बताया जिनेवा स्विट्जरलैंड, वेनिस इटली में है, तो वहां के व्यापारियों ने इस पर कैप्चर किए हुए था, बोला कि हम किसी को व्यापार नहीं करने देंगे। और यही वजह है कि पुर्तगाल और स्पेन जो बगल में था, उन लोगों ने इंडिया को खोजना शुरू किया, और इसी क्रम में वास्को डी गामा इस मार्ग से पहली बार आया, जिस मार्ग का नाम रखा केप ऑफ गुड होप, क्योंकि इस मार्ग से वह आ ही नहीं सकता था। थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि ये चीज़ जानना जरूरी था। मैं डायरेक्ट पढ़ा देता और डायरेक्ट भी, लेकिन नहीं, मज़ा नहीं आता। जब थोड़ा सा मैच्योर होते तो आपको पता चलता कि यार नहीं, हमें जानना चाहिए था थोड़ी बेसिक चीज़। तो मैंने बताया कि अब इंडिया में आएगा कौन, वास्को डी गामा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि जो केप ऑफ गुड होप है, द फर्स्ट पर्सन वाज वास्को डी गामा हु यूज दिस रूट। ये प्रयोग किया, लेकिन आया कौन पहली बार? ये आया, लेकिन खोजा कौन? बार्थोलोम्यू डियास। जैसे ही वो आता है, यहां देख रहे हैं कालीकट है केरला में, वो आता है वास्को डी गामा। यार वास्को डी गामा जब आएगा तो वहां पे कौन कौन लोग होंगे, जरा बताओ, वहां पे कौन लोग होंगे? वहां कालीकट का राजा का नाम था जमोरिन। जमोरिन टाइटल था, ऐसा मत समझना, आप पढ़ते होंगे किताबों में, जमोरिन टाइटल था। जमोरिन वॉज द टाइटल ऑफ किंग ऑफ कालीकट, किंग ऑफ कालीकट। मेरा नाम था राणा विक्रम। राणा विक्रम was the real name of the king of Calicut and Jamorin was the title। तो देखिएगा जब ये तटीय जो कोस्टल एरियाज है, कोस्टल क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र, तो यहां पे देखना इस तटीय क्षेत्र में क्या होता है, जब कालीकट है तो तट के पास सैनिक होते हैं, आर्मी ऐसे लेकर। एक देखना एक फिल्म आया था जनंतरम मनमंतरम करके, वो जावेद जाफरी का था, समुद्र के किनारे जो उसका एरिया था, तो वो भाला लेकर जो है ऐसे खड़ा था। उन लोगों ने देखा कि एक जहाज आया, जहाज पे कुछ लोग हैं, बड़े गोरे गोरे हैं। तो आज हम लोग जानते हैं ना कि पुर्तगाली हैं और स्पेनिश है, उन लोगों को क्या पता कि कौन स्पेनिश है कौन पुर्तगीज है। तो वो गए राजा को बोले कि लगता है दूसरा दुनिया से कुछ लोग आए हैं। तो क्या हुआ, राजा भी अपने सेना लेकर, चूंकि कालीकट बड़ा था, इतना ही बड़ा नहीं कि मतलब, अब आया, देखा कि यार, तो जो पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा, अब आपके मन में होगा कि किस भाषा में बात किया। तो चूंकि हमारा जो संबंध है वो पहले से एंशिएंट पीरियड में यूरोप से था, पहली बात, तो थोड़ा बहुत जानता होगा, वो ट्रांसफर होता रहता है, वो किसी न किसी लोग के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा वो होता है, आपको पता नहीं। और ऐसे भी इंडिया से जो है हमारा हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन यहाँ पे तो कांटेक्ट था ही ना मुसलमानों से, तो थोड़ा बहुत वो फारसी वगैरह जो होता है उसकी ज्ञान थी इन लोगों को, और कुछ इशारों के द्वारा समझा, कुछ वो जानता था। यूरोप के बहुत सारे लोग एशिया के व्यापारियों से, मुस्लिम व्यापारियों के कंसल्ट में थे। तो देखना जब व्यापारी मिलेगा तो देखना कि अब थोड़ा बहुत लैंग्वेज तो आ ही जाता है एक दूसरे का, ठीक है। तो वो बात किया, तो वास्को डी गामा वेलकम्ड, ये द किंग ऑफ कालीकट यानी जमोरिन वेलकम्ड
वास्को डिगामा इन 1498, जब 1498 में वास्को डिगामा आया तो उसका स्वागत किया गया किसके द्वारा? राजा जमोरिन के द्वारा। याद रखिएगा, या इसमें आ चुका है पहली बात। अब यहां पे एक व्यक्ति है, कौन है? अरब का अधिकार है, अरब ट्रेडर्स का, यानी अरब सागर। और इसको ऐसे कर लीजिए, हाँ एक पॉइंट लिखिए नोट में, क्या लिखेगा? जब 1498 में, लिख लीजिएगा इसको, वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां के राजा द्वारा उसका स्वागत किया गया। लिख लेना बेटा, ये आईएएस में आ चुका है। When वास्को डिगामा reached Calicut, (1498), then king of welcomed, king of Jammu, ये king of Calicut welcomed वास्को, है ना, इसको लिख लेना। When Vasco da Gama reached Calicut in 1498, then the king of Calicut welcomed Vasco da Gama। ये प्री का सवाल है, कभी भी आ जाएगा। दूसरा सवाल लिखिएगा, दूसरा नोट में लिख लीजिए, नोट में सेकंड लिख लीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पुर्तगीज या पुर्तगालियों के दो उद्देश्य क्या थे? मतलब भारत में जो आया या एशिया में जो आने का प्रयास किए, या टू ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगीज, आप कह सकते हो अभियान, कह सकते हो समुद्री यात्रा, वॉयजेस जो होता है। तो पहला क्या था? भूमध्य सागर से वेनिस एवं, बेटा लिख लेना, जिनेवा के व्यापारियों का एकाधिकार, व्यापारियों के एकाधिकार to end the monopoly of Venice and Geneva traders
ट्रेडर्स इन मेडिटेरियन सी। इसको लिख लेना बेटा, इसको लिखना। इसको ले लीजिएगा, टू ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगीज वॉयज। पुर्तगालियों की जो समुद्री यात्रा है ना, सी फेयरिंग भी होता है, FARING, वॉयज भी होता है। मतलब क्या क्यों आए, एक तो इसके वजह से आए, ये प्री में आ सकता है। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट तो मैं लिखवाया था वो भी प्री में आ सकता है कि टू ऑब्जेक्टिव ऑफ, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगीज सी बॉयज या सी बॉयज ऑफ पुर्तगीज। पुर्तगालियों के समुद्री यात्रा के उद्देश्य, एक तो ये है, दूसरा उद्देश्य क्या है? एक तो है कि भूमध्य सागर जो है देखिएगा यूरोप के ऊपर जो नीचे और अफ्रीका के ऊपर जो है तो उस पे वेनिस और जिनेवा के व्यापारियों को समाप्त, एकाधिकार, मोनोपोली का मतलब केवल वही लोग थे। और दूसरा है टू एक्साइल अरब ट्रेडर्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड इंडियन ओशियन। कह रहा है अरब सागर एवं, दिखा दिए, अब दिखाएंगे, फिर से दिखा देते हैं, और हिंद महासागर से लिखना। दो हो गया कि पहला उद्देश्य क्या था, देखो कैसे कैसे बताएं। पहला बताया आपको कि जो है जो नया मार्ग था वो खोजा किसी और ने, बार्थोलोम्यू डियाज ने, बट वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द रूट। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पुर्तगीज वॉयज, समुद्री यात्रा का उद्देश्य क्या था। ठीक है, एक और सवाल आपसे कोई अगर पूछ दे कि भारत आने का जो पर्पज था यूरोपियन ट्रेडर्स का, वो क्या पर्पज था, तो एक तो क्या है कि व्यापार था मेन, जो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, व्यापारिक जो उत्पाद थे जैसे स्पाइसेस, मसाला वगैरह जो है वे चाहते थे। दरअसल क्या है कि मसाला शुरू से मतलब एशिया से उनको मिलता था, यूरोप के लोगों को मसाला। देखो मसाला जब भी होगा गर्म प्रदेशों में होगा, ठंडे प्रदेशों में मसाला वगैरह नहीं होता। दूसरी बात यह है कि बड़े पैमाने का मसाला उनको मिलता था। मसाले का प्रयोग क्या करते थे, स्पाइसेस का प्रयोग करते कहाँ थे, तो वो लोग क्या थे वहाँ पे साग सब्जी ज़्यादातर मिलते नहीं होंगे, ठंड प्रदेश था, ब्रिटेन और अफ्रीका, सॉरी जो है यूरोप के देश, स्पेनिश, पुर्तगीज, तो वहाँ आप ध्यान देना वहाँ पे वो लोग मतलब जो है मीट वगैरह ज़्यादा यूज करते थे।
पॉर्क वगैरह यूज करते थे। तो मीट आज की तरह फ्रीज तो नहीं था ना उतना, तो वो लोग करते क्या थे कि उसको मसाले का प्रयोग करने से दो लाभ, एक तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा मीट का, और दूसरा लाभ ये होगा कि वो टेस्टी बनेगा। तो टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, अच्छा बनने के लिए, और दूसरा ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए मसालों का प्रयोग करते। दूसरा वो लोग चाहते थे कि नया रूट के द्वारा जो है और भी प्रोडक्ट्स वो सप्लाई हो जाए, है ना, सप्लाई के लिए भी चाहते थे वो। और वो चाहते थे क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि वे लोग जो इंडिया आए तो उसका जो मेन पर्पज है वो क्या था, तो वो था ईसाई धर्म का प्रचार करना, पहली बात। और दूसरा जो था मेन था मसाला, यानी ट्रेडिंग आइटम्स या प्रोडक्ट्स, और दूसरा था ये ईसाई धर्म का प्रचार करना भी उनका ये था। ठीक है, अब वो लोग इंडिया आएंगे और फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।